हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिटी क्लासेस में। स्टूडेंट, जो आज मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं वो है क्लास 12th हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक तरीके से आते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि आपको एक तरीके से बहुत शॉर्ट तरीके से इसको समझाना। तो स्टूडेंट, जो आज मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको एक चैप्टर बताए थे, वो मैंने हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर बताए थे आपको। जो आपका लास्ट चैप्टर था वो था विचारक, विश्वास और इमारतें, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, उनकी संरचनाएं कैसे होती थी, भोपाल की बेगमों का योगदान। तो ये मैंने चैप्टर बताया था, इसका लास्ट चैप्टर आपको बताया था। और आगे के जो चैप्टर हैं उसके मैं क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर है इसमें अल-बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर और इब्न बतूता, ये क्वेश्चन जो आते हैं वो चैप्टर आपका यात्रियों के नजरिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अल-बिरूनी कौन था, उनकी विशेषता लिखो। तो बच्चों, मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बीच में से भी आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है निकल सकते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है वो है अल-बिरूनी कौन था, उसकी विशेषता है। तो अल-बिरूनी कौन था? अल-बिरूनी का जन्म, पहले तो हम बात करेंगे जन्म। उनका जन्म उज्बेकिस्तान का, अल-बिरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के में स्थित ख्वारिज़म में 973 ईसा पूर्व में हुआ। 973 ईसा पूर्व में हुआ, याद रखना आपको ये। और कहाँ पर हो? ख्वारिज़म में, ये याद रखना है। अल-बिरूनी भाषा का ज्ञान जो है, अल-बिरूनी को कई भाषाओं का ज्ञान था, बस उसमें से उनको यूनानी भाषा नहीं आती थी। अल-बिरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था की, जाति व्यवस्था मतलब जाति के बारे में एक तरीके से व्याख्या करी उन्होंने। और अल-बिरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था उल हिंद। क्या नाम था उनके बुक का नाम? उल हिंद बुक का नाम था, याद रखना है। नेक्स्ट है अल-बिरूनी की जो संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह प्रभावित है, मतलब जो अल-बिरूनी जो थे, अल-बिरूनी वो संस्कृत ग्रंथ से पूरी तरह प्रभावित थे, उनको एक तरीके से ग्रंथ से काफी प्रभावित हुए। और इस पुस्तक की भाषा जो थी उनकी, जो अल-बिरूनी जो पुस्तक जो थी, उल हिंद जो पुस्तक थी अल-बिरूनी की, वो क्या थी? वो इस पुस्तक की भाषा जो अरबी थी और ये सरल और स्पष्ट थी। यदि इनकी बुक के बारे में आ जाता है वो सरल स्पष्ट थी, आप लिख सकते हैं। और यह एक विस्तृत ग्रंथ था। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं के बारे में इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था, ये आपको याद होना चाहिए। चिकित्सक और दार्शनिक भी था। कौन था? चिकित्सक और दार्शनिक भी था। नेक्स्ट, इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जो फ्रांसवा बर्नियर थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, उनकी बुक का नाम था। और वह एक चिकित्सक और दार्शनिक और सार्वजनिक इतिहासकार था। कौन था वो? सार्वजनिक इतिहासकार था, दार्शनिक था। वह मुगल की तलाश में भारत आया था। अब क्वेश्चन आएगा फ्रांस अपने भारत क्यों आया? मुगल की तलाश में भारत आया और 1656 से 1668 तक यहाँ एक तरीके से भारत में रहा। वह भारत में लगभग 12 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक रहा। और वह वृद्धजीवी और वैज्ञानिक भी था। फ्रांसवा बर्नियर भारत में 6 बार आया था और कई लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में अफसरों की तलाश में भारत आया। मतलब अफसर मतलब कि कोई जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके कारण वो भारत आया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है, इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है और उन्होंने दासों का वर्णन किस प्रकार किया है? तो इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम रिहल्ला है। क्या है? रिहल्ला उनकी पुस्तक का नाम है। और इब्न बतूता ने बताया कि दासों का प्रयोग जो है आम वस्तु के तौर पे खरीदने और बेचने के लिए किया जाता था। कुछ लोग दासों को खरीदकर अपने रिश्तेदारों को एक तरीके भेंट के तौर पे या तोहफे के तौर पर देते थे। दासों को संगीत और गायन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, नृत्य के लिए यूज किया जाता था। महिला दासियों को शादी विवाह में नृत्य के लिए भी यूज किया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया, नृत्य मतलब महिलाओं को, महिला जो दासी होती थी उनको नृत्य मतलब डांस के लिए एक तरीके से उनको उनका प्रयोग किया जाता था। दासियों का प्रयोग घरेलू श्रम के लिए भी, मतलब घर के कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। सुल्तान अपने अमीरों और पर नजर रखने के लिए दासियों का एक तरीके से नियुक्त करते थे। अब मैंने एक क्वेश्चन बताया, तीनों क्वेश्चन एक साथ जोड़ के भी आ सकते हैं कि जो भारत आए 3 यात्री कौन से थे, उनका वर्णन करें। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मैंने विशेषता बताई है आपको। अब अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था से संबंधित क्या कहा है? अल-बिरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था की। अल-बिरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था की तुलना स्थानों की सामाजिक व्यवस्था से की, मतलब जो भी स्थान है उनकी व्यवस्था वहां से की है। और उसने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणी व्यवस्था को स्वीकार किया है। किसको? ब्राह्मणी पद्धति को भी स्वीकार किया है। अब आते हैं इब्न बतूता ने क्वेश्चन आ सकते हैं एक्स्ट्रा में। इब्न बतूता क्या था, उसने दिल्ली शहर के बारे में क्या होता है, इब्न बतूता के बारे में एक क्वेश्चन तो बता चुका हूं मैं आपको। अभी जो क्वेश्चन है वो है इब्न बतूता ने दिल्ली शहर के बारे में क्या बताया। दिल्ली विशाल आबादी वाला शहर है और भारत में यह सबसे बड़ा शहर है ये। और बाजार, आर्थिक विनिमय, सामाजिक आर्थिक विधियों का एक तरीके से केंद्र है। मतलब बाजार जो यहाँ के वो सामाजिक और आर्थिक विधियों का केंद्र है। बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता है। दिल्ली क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ विशाल दीवारें हैं। यहाँ प्राचीन दीवारों में चारों और 25 द्वार हैं। कितने? 25 द्वार उन्होंने बताया है। इसके भीतर गोदाम, मकान, खाद्य पदार्थ आदि की दुकानें हैं। उनमें यहाँ फल फूल के बारे में बताया है। और इब्न बतूता ने बताया कि दिल्ली में आया और मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने आया था। किसके से मिलने आया था?
मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, अलवार और नैनार से आप क्या समझते हैं। ये चैप्टर जो आपका वो है भक्ति सूफी परंपरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस रिलेटेड क्वेश्चन आता था आपको, अलवार नैनार लिंगायत कौन थे, उसके संक्षेप में बाबा गुरु नानक की कबीर की विशेषता लिखिए। तो ये क्वेश्चन 3 ज्यादातर रिपीट होते हैं। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें है पहला कि अलवार और नैनार कौन थे। अलवार और नैनार पारंपरिक की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दोबारा बता दो, अलवार और नैनार की परंपराओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो पहला जो पॉइंट लिखना था, अलवार और नैनार संतों ने जाति व्यवस्था की कटु आलोचना की है, मतलब कि कठोर या कटु आलोचना की है। और दूसरा पॉइंट, अलवार और नैनार संत विभिन्न जातियों से संबंधित थे, मतलब विभिन्न जातियों से संबंधित थे। और उनमें से कुछ अलवार जो थे संत कवियों और विचार, मतलब कुछ ब्राह्मण थे, कुछ किसान थे, कुछ शिल्पकार थे। मतलब अलवार नैनार में कुछ किसान थे, कुछ शिल्पकार थे। अलवार नैनार संत कवियों का विचार था कि सभी प्राणियों को एक ही परम शक्ति से बनाया गया। उनका विचार था कि जो भी मनुष्य है उनको एक ही शक्ति से बनाया गया है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अलवार और नैनार संत कवि ने कर्मों की शुद्धता वर्णन की, हमारे कर्म होंगे उसकी शुद्धता वर्णन दिया है। उनके अनुसार जाति पाति जो है कर्मों के शुद्धता पर, मतलब कि जाति पाति जो वो मनुष्य के स्वार्थ के लिए अपनाए गए हैं, मतलब जाति पाति के जो भेदभाव है मनुष्य के स्वार्थ के लिए अपनाए गए हैं। अलवार नैनार परंपराओं की सबसे बड़ी विशेषता स्त्रियों की उपस्थिति उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है, अलवार नाम की जो एक स्त्री वो अंडाल नामक स्त्री थी, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। और अंडाल स्वयं को विष्णु प्रेमी मानकर अपने प्रेम की भावना व्यक्त करती थी, मतलब अंडाल जो थी वो स्वयं को विष्णु की प्रेमी मानकर एक तरीके से पूजा करती थी। क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आ सकते हैं, उलमा कौन थे। उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं लिंगायत कौन थे। लिंगायत का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगायत कौन थे, उनकी चुनौतियों, किस बात को चुनौती है। लिंगायत जो कर्नाटक के वीर शैव परंपराओं का वर्णन करे, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। लिंगायत कौन थे, ये विशेष आपको पता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटक के वीर शैव परंपराओं का वर्णन करें, वीर शैव के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप उससे रिलेटेड जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। लिंगायत कर्नाटक का नवीन एक आंदोलन था और 12वीं शताब्दी में एक तरीके से ब्राह्मणों में ने 12वीं शताब्दी में एक तरीके को शुरू किया। लिंगायत ब्राह्मण वासवन्या के अनुयायी थी, ब्राह्मण वासवन्या के अनुयायी थे, भक्त कह सकते हैं हम। और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। लिंगायत की को वीर शैव भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको, वीर शैव भी कहा जाता है। और वे अपने बाई मतलब कंधे पर लघु लिंग धारण कराते, मतलब बाई कंधे पे क्या करते थे, लघु लिंग धारण कराते थे, एक सिंबल धारण कराते थे। और उस शिव को वह शिव की विश्वास रखते थे और शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे, ये आपको रखना। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है और उनके अनुयायी जो थे, भक्त जो थे, विभिन्न जातियों से संबंधित थे। उनकी कहावतें वचन और कन्नड़ भाषा में लिखी गई हैं। उन्होंने पुनर्विवाह का समर्थन किया है और वे अपने मृतकों को दफनाते नहीं थे, ना कि जलाते थे, मतलब कि वो दफनाते थे, जलाते नहीं थे, याद रखना है। बाबा गुरु नानक की विशेषता और कबीर की विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हैं। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1459 में हुआ और उनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 में, मतलब 1539 में हुई थी। और नेक्स्ट है, बाबा गुरु नानक का जन्म हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। पढ़ाई खेलकूद के साथ उनके जंगलों में घूमना और साधु संतों के साथ बैठना काफी अच्छा लगता था उनको, मतलब कह सकते हैं कि उनको साधु संतों के साथ बैठना अच्छा लगता था। बाबा गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है। उन्हें फारसी पढ़ी, क्या पढ़ी थी उन्होंने, फारसी पढ़ी। उन्हें हिंदू मुसलमानों के धार्मिक रीति रिवाज से उनका विरोध किया है, ये भी याद रखना कि उन्होंने किस चीज का विरोध किया है, धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध किया है, मुसलमान और हिंदू के। उन्होंने मूर्ति पूजा का एक तरीके, यह आदि का एक तरीके से विरोध किया है, ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि विरोध सबसे मेन के उन्होंने किया है इसमें। और रब की उपासना के लिए उन्होंने सरल जाप पर मतलब जोर दिया है। और गुरु नानक के संदेश जो है विभिन्न भजनों से निहित है, मतलब कि हमें जो उनके संदेश हैं वो उनके भजनों में भी मिलते हैं। अब कबीरदास की विशेषता बताते हैं। कबीरदास का जन्म 1440 में हुआ और मृत्यु 1518 में हुई। किसकी, कबीर की। मैंने दोनों को एक साथ लिख रखा है, मगर आपको याद रखना है कि मैंने क्वेश्चन जो है दोनों अलग अलग से भी आ सकता है और साथ में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट आगे सेकंड पॉइंट, कबीरदास निर्गुण धारा के महान संत कवि थे और कवि ने ईश्वर की एकता पर बल दिया है कि ईश्वर एक है, चाहे उसे राम को या रहीम को, उनको कहना है। कवि की एकता पर 3 परस्पर व्यापक है, मतलब कि इनकी कविता वो 3 पार्टों में डिवाइड है, परिपाटी में संकलित है। और पहला है कवि बीजक, ग्रंथावली गुरु साहेब में शामिल है। उन्होंने अपनी वाणी में कुछ शब्दों को योगी परंपराओं से लिया है, मतलब अपनी वाणी में कुछ शब्दों कहाँ से लिए, योगी परंपराओं से लिया है। कबीर ने गुरु और सदगुरु का भी प्रयोग किया है। उनका विचार था कि ईश्वर एक है, चाहे उसे राम को रहीम को, जैसे मैंने आपको बताया, और उसे राम को या रहीम को। उसके बाद उन्होंने अपनी सती प्रथा और प्रथा प्रथा का विरोध किया है, मतलब सती प्रथा मतलब जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी जो है जिंदा जल जाती थी, और प्रथा प्रथा मतलब कि उनको लाज के घूंघट में रहना पड़ता, उसका विरोध किया उन्होंने। वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और उन्होंने उनके जो गुरु थे वो रामानंद थे। यदि रामानंद के बारे में आए तो आप इस तरीके से कबीर के बारे में भी लिख सकते हैं कि रामानंद जो है वो किसके गुरु थे, कबीर के गुरु थे।
नेक्स्ट उन्होंने गुरु रामानंद थे और जो उन्हें भक्ति की ओर लेकर आए। और कवि की भाषा जो सुदुखड़ी भाषा थी, कौन सी थी? सुदुखड़ी भाषा थी। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन में से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे लास्ट में आपको बताऊँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं। कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता और उनकी मृत्यु के बाद तनाव क्या छा के विजयनगर में, विजयनगर के बारे में क्वेश्चन आपका रिलेटेड। तो कृष्णदेव के शासन की विशेषता क्या है कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को जीतकर हासिल किया। मतलब कृष्णदेव राय ने क्या करा, तुंगभद्रा जो नदी थी उसके बीच के क्षेत्र को क्या करा और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को जीतकर हासिल किया। उड़ीसा के शासकों का दमन किया उन्होंने, सेना को मजबूत किया और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। 1520 में उन्होंने राज्य में मंदिर और भव्य गोपुरम का निर्माण कराया। उन्होंने उसने नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। बच्चों देखो मैंने जो क्वेश्चन लिखे सिर्फ क्वेश्चन लिखे, आंसर इसलिए डिक्टेट कर रहा हूँ कि लिखने में काफी टाइम लगता है, फटाफट में लिखूंगा आपको, तो मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूँ ताकि आपको उसको सुन सके, क्योंकि सुनने से सबसे ज्यादा याद होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज हम सुनते हैं वो जल्दी याद हो जाती है। आगे है वह उपनगर की, उन्होंने एक नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना की जो उनके माँ के नाम पर थी। कौन से नगर? याद रखना, नगरपुरम। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद वहां पर तनाव क्यों छा गया? क्योंकि यहाँ पर है कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर राज्य के भीतर काफी तनाव उत्पन्न हो गया। विद्रोही नायकों द्वारा उत्तराधिकारी को सताया गया और 1542 में दूसरे अरविंद वंशों के द्वारा एक सत्ता नियंत्रण कर ली गई और सैनिक महत्वाकांक्षाओं ने पाला बदल लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। और वहां की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, मैंने लिखा नहीं है मगर आपको याद रखना कि वहां की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी के द्वारा निर्मित जल कुंड से प्राप्त जल कुंड से मतलब पूरा किया जाता था। इसके आसपास की पहाड़ी में अनेक जल धाराएं निकलती थी और धाराओं को बनाकर जल की विशेषताओं को एकदम पूरा किया जाता था। कमलपुरम जलाशय नामक महत्वपूर्ण हो और सबसे पुराना भी था, याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछने के लिए है कि कितना पुराना था। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन महानबी डिब्बा क्या था? तो महानबी एक धार्मिक मंच होता था। क्या होता था? मैंने यहाँ लिख भी रखा है महानबी डिब्बा क्या के बारे में लिखे। तो यहाँ महानबी डिब्बा जो था वो एक धार्मिक मंच होता था। इस महानबी पर सभी धार्मिक त्योहार बनाए जाते थे। शाही शोभा यात्रा इस अवसर पर निकाली जाती थी और इस दिन शाही घोड़े की भी पूजा की जाती थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा, घोड़े और हाथियों की जुलूस भी निकाले जाते थे। और इस महानबी डिब्बे में 11,000 फीट के आधार पर और 40 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है, नायक और अमर नायक कौन थे? मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आपको इतने क्वेश्चन जो है पूरे हो सके, क्योंकि चैप्टर ज्यादा है और लेंथी आंसर है। तो नेक्स्ट है नायक और अमर नायक कौन थे और उनकी प्रशासनिक विशेषता। नायक और अमर नायक जो थे सेना के प्रमुख कमांडर होते थे, सैनिक कमांडर होते थे। कौन होते थे? सैनिक कमांडर। अब नायक के बारे में बताता हूँ। नायक किलों पर नियंत्रण रखते थे और उनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। कौन? नायक। और किसान भी उसका साथ देते थे और यह तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। और नेक्स्ट अमरनायक कौन थे? अमरनायक जो सैनिक कमांडर होते थे, उन्होंने राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया, मतलब जो राजा के द्वारा उनको क्षेत्र दिए जाते थे प्रशासन के लिए। वे किसानों और शिल्पकारों और व्यापारियों को राजस्व वसूल करते थे। मतलब क्या उनका काम था? वसूल करना। क्या? राजस्व वसूल करना उनका काम था। वह राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लेते थे और शेष भाग अपने राजा को जमा करा देते थे। अब आते हैं विजयनगर का राज्य का पतन क्यों हो गया। मैंने यहाँ लिखा नहीं है मगर आपको पता नहीं विजयनगर का पतन कैसे हो गया। इस राज्य की सारी शक्ति राजा के पास होती थी और इस प्रथा में योगदान नहीं, मतलब कि शासन में प्रथा का कोई योगदान नहीं था और इसलिए संकेत के समय जो भी है मिलता था और अपने राजा के साथ नहीं दिया। मतलब कि यहाँ दोबारा बताता हूँ, पॉइंट कंफ्यूजन ना हो। इस राज्य में सारी शक्ति राजा के पास होती थी, मतलब इसमें कोई भी योगदान और प्रशासन प्रजा का नहीं होता था इसमें। और इस राज्य में सिंहासन प्राप्ति के लिए गृह युद्ध चलाए जाते थे। ठीक है, याद रखना। इन युद्धों ने राज्य शक्ति को एक तरीके से नष्ट कर दिया। कृष्णदेव राय के पश्चात राज्य में सभी शासक जो राजा निर्बल हो गए, मतलब एक कमजोर पड़ गए। इन शासकों को बहुमती राज्य के साथ युद्ध करने और उन पर विजयनगर राज्य की शक्ति को बड़ी क्षति पहुंची। इससे याद रखना, तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर शासक मारा, मतलब विजयनगर का शासक जो मारा गया और इस कारण पूरे राज्य में तनाव उत्पन्न हो गया। यदि क्वेश्चन आता है तो इसको आप पॉइंट को भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कार्ल मैकेंजी कौन था, वो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो कार्ल मैकेंजी कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी था और यह अभियंता और पुरातत्वविद था। इसने 1800 में हम्पी की खोज की थी। किसकी? हम्पी की, याद रखना। अब आते हैं गोपुरम और मंडप की विशेषता के बारे में आता है, तो आप क्या लिखेंगे? देखो कुछ क्वेश्चन मैं लिखे नहीं मगर ओनली मैं आपको बता रहा हूँ। गोपुरम मंडप विजयनगर के शासन का चयन एक विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों में के अस्तित्व से प्रेरित था। विजयनगर का जो स्थान किससे प्रेरित था? पंपा देवी। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि और श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होते थे और शासक देवता अपने गैर संबंध संकेत और 6 हिंदू सरल
सूरज राणा एक तरीके से कह सकते हैं का प्रयोग करते थे, और मंदिरों में राज के प्राकृतिक मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित रखी जाती थी। अब गोपुरम मंडप के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया वहां के बारे में, विजयनगर के गोपुरम में विशाल स्तर पर बनाई गई एक संरचना होती थी और राज की सत्ता का घोतक होती थी। उदाहरण के लिए सोपुरम राया गोपुरम, ये गोपुरम प्राय केंद्रीय देवाओं और मीनारों के बना होता था और ये लंबी दूरी और मंदिर होने का संकेत भी देती थी। ठीक है, याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है मैंने आपको लिख के बताया था, कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपके एक तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा भी बताया है, उनको भी आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं क्लियर हुए तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया, सारे क्वेश्चन तो लिख नहीं सकता, मगर मेन में जो क्वेश्चन है वो लिख के मैंने आपको और ऑलरेडी समझा भी दिए और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता भी दिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो जमींदार कौन थे, उनके कार्य लिखो। अब जमींदार कौन होते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमींदार ग्रामीण समाज के महत्वपूर्ण अंग थे। पहले लिखिए, जमींदार कौन थे, ग्रामीण समाज के महत्वपूर्ण अंग थे और अपनी जमीन के मालिक होते थे। और ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत उनको के कारण उनको एक तरीके से उन्हें कुछ विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधा मिली हुई थी। अब कार्य के बारे में आते तो कार्य के लिखेंगे कि सैनिक व्यवस्था करना उनका काम होता था, भू राजस्व वसूल करना ये इनका कार्य होता था, और राजा और किसान के बीच मध्यस्थता करना, राजा किसान के बीच में जो तनाव होते थे उनको सही करना उनका काम होता था। किसानों को कृषि के लिए ऋण देना इनका काम होता था। अपने जमीनों पर की फसल बेचना, कृषि भूमि का विकास करना, समाज में ऊंची स्थिति प्राप्त करना, ये सब उनका कार्य होते थे। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन, महिलाओं की भूमिका। महिलाओं की भूमिका एक तरीके से क्वेश्चन आता था, उसमें लिखेंगे महिलाओं जो थी वो पुरुषों के मुकाबले कंधे से कंधे मिलाकर काम करती थी और बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ वो पक्की हुई फसलों को दाने निकालने का काम भी करती थी। सूत काटना, मिट्टी के बर्तन बनाना ये भी उनका कार्य होता था, और पढ़ाई करना जैसे दस्तकारी कामकाज भी उनके होते थे। बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना महिलाओं का ये भी काम उनका होता था। और श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में देखा जाता था। मतलब महत्वपूर्ण संसाधन की महिलाएं ऐसी होती थी कि वो हर काम में एक तरीके से कंधे से कंधे मिला काम करती थी, इसको उनको महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। क्वेश्चन है आईन अकबरी क्या है, उसका वर्णन करने के लिए आ सकता है। तो आईन अकबरी क्या है, आईन अकबरी के जरिए अकबर साम्राज्य की झलक मिलती है, हमें अकबर की साम्राज्य की झलक मिलती है। और आईन अकबरी किसने लिखी, अब्बुल फजल के द्वारा रचना की गई है इसकी। और आईन अकबरी में 5 दफ्तर का संकलन है, 5 चीजों का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें पहले 3 भाग में प्रशासन का वर्णन किया गया है, दूसरे भाग में सैनिक और नागरिक प्रशासन का वर्णन किया गया है और नौकरों का वर्णन किया गया है, तीसरे भाग में साम्राज्य और प्रांतों के बारे में जानकारी दी गई है। और यह अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इतिहास के लेखन कर्म का भाग, मतलब कर्मों का वर्णन किया गया है। आईन अकबरी में हमें दरबार, प्रशासन, सेना, संगठन और स्त्रोतों, प्रांतों, भूगोल, धार्मिक रीति रिवाज के बारे में आदि के बारे में पता चलता है। ये इसमें लिखना है आपको। नेक्स्ट है संरचनाओं और विविधता संग्रह किया गया इसमें, तो ये आपको याद है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पंचायत क्या होती है, उसकी विशेषता। पंचायत आपको पता है बहुत इजी टॉपिक है और एक तरीके से एग्जाम में आया तो फटाफट लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको लिख दिया है, कई बार रिपीट हुआ है और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो कह नहीं सकते। तो पंचायत का गठन 16वीं से 17वीं शताब्दी में किया गया। इसमें गांव का पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता है और पंचायत के लोग संपत्ति, पुश्तैनी जो अधिकार होते हैं। पंचायत एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी रखी जाती थी और अलग अलग जातियों की अलग अलग पंचायत होती थी। पंचायत में 5 पंच होते हैं और इसका मुखिया को मुकद्दम कहते हैं, मुखिया होता है इसको मुकद्दम कहते हैं। और मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की सहायता से होता है। गांव के आमदनी के खर्चे हिसाब किताब अपनी निगरानी में करना मुख्य काम होता है। पंचायत का खर्चा आम खजाने से चलता है, जिसमें से अपना योगदान देते हैं। पंचायत में दीवानी झगड़े, जमीन से जुड़े फैसले, शादी, कर्मकांड जैसे इसमें फैसले होते हैं। तो ये आपका था पंचायत वन। अब आते हैं स्थायी बंदोबस्त क्या है, उसकी विशेषता और उसके लागू करने के कारण क्या थे। तो स्थायी बंदोबस्त, और एक मैं आपको बता दूं, स्थायी बंदोबस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, मुगल जो स्थायी बंदोबस्त जो चालू की गई थी वो चालू करने का कारण था राजस्व जो प्राप्त किया जाता था उसके जरिए। तो स्थायी बंदोबस्त जो है मैं आपको बताता हूँ, इसको इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, परमानेंट जो सेटलमेंट जो आप बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईसा पूर्व में भू राजस्व वसूल की एक नई पद्धति चालू की थी, जिस स्थायी बंदोबस्त जमींदार या जमींदारी प्रथा या इस्तेमारी बंदोबस्त कहा गया। 3 नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा, इस्तेमारी बंदोबस्त। इस पद्धति के अंदर सूर्यास्त विधि के होने के बाद निश्चित तारीख के समय सूर्यास्त अस्त होने पर इसे भुगतान करना जरूरी होता था। यदि भुगतान नहीं होता था उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाता, जमीनों को ले लिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के क्या कारण थे। पहला कारण था कि 12वां अकाल पड़ना, कृषि उत्पादन में कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाना, ये सारे कारण थे। इस बंदोबस्त से द्वारा आधिकारिक जो छोटे किसानों को धनी भूस्वामियों के एक वर्ग
के विकास करना चाहते थे। और लाभ क्या था, स्थायी बंदोबस्त के सरकार को प्रतिवर्ष लगान निश्चित करने में काफी आवश्यकता थी और सरकार की आय में निश्चित हो गई, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो ये इसमें लिख सकते हैं। और हानि क्या हुई, स्थायी बंदोबस्त के करते करते कुछ सरकारों ने किसानों पर ध्यान नहीं दिया। स्थायी बंदोबस्त के कारण किसान सरकार को समय पर निर्धारित भुगतान नहीं कर पाते थे। तो ये आप किसमें लिखेंगे, स्थायी बंदोबस्त लागू करने के क्या कारण थे, उसके लाभ भी मैंने आपको बता दिए इसमें। अब जमींदार जो है राजस्व राशि में भुगतान करने में चूक क्यों करते, मतलब जो राजस्व राशि जो होती थी उसको देते क्यों नहीं थे, कौन, जमींदार। और किसान अपनी भू संपदा को नीलामी से कैसे बचा लेते थे। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यदि अलग अलग क्वेश्चन आता है तब भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले जमींदार लोग राजस्व राशि को भुगतान करने से चूक क्यों करते हैं, तो दरें ज्यादा थी, मतलब कि जो भू राजस्व की जो दर थी, भुगतान की जो दर थी वो क्या थी, ज्यादा थी। फसल अच्छी हो या खराब हो भुगतान करना जरूरी होता था। सूर्यास्त के नियम के अनुसार भुगतान करना जरूरी था। जमींदार की अन्य शक्ति जैसे पुलिस कचहरी को समाप्त कर दिया गया था, उसकी सहायता नहीं ले सकते थे। अब किसान जो थे अपनी भू संपदा को कैसे बचा लेते थे, फर्जी बिक्री कैसी बिक्री थी जिसमें जमींदार अपनी भू संपदा को नीलामी से बचा लेते थे। क्योंकि कंपनी ने क्या रखा था कि कुछ संपत्ति जो अपनी माँ के नाम करोगे तो वो माँ की जमीनों को नहीं छीना जाएगा। तो वो लोग जो होते थे अपनी माँ के नाम पे जमीन करते थे और जिनकी जमीनें बच जाती थी। पहाड़ी, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी लोग कौन होते थे, उनके जीवन। तो आपको पता है पहाड़ी लोग कौन होते हैं, पहाड़ में रहते हैं, उनका जीवन कठिनदायक होता है और एक तरीके से ये अपना जीवन यापन जो भी वहां से मिलती है चीजें पहाड़ों से, उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये पहाड़ी लोग मुख्य रूप से झूम खेती करते हैं, याद रखना आपको। राजमहल की पहाड़ियों पर आसपास जो है पहाड़ियों को नाम से जाना जाता है, जो रहते हैं वे जंगल के उत्पादन पर जीविका अपना चलाते हैं। जंगल के फल फूल और भोजन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं इनके। वे कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं, वे रेशम के कीड़ों को घरों और घोंसला एकत्र करते हैं, वे सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं। ये आप इनके बारे में लिख सकते हैं। पहाड़ी लोगों के भीतर जो है धकेला क्यों गया था, तो आपको एक क्वेश्चन आता है, पहाड़ी लोगों को पहाड़ियों के अंदर धकेला क्यों गया था। पहाड़ियों को मैदानों में रहने वालों से अनेक समस्याएं थी, उनके कर वसूल करते थे, उनके क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे और अंग्रेजों द्वारा संस्थानों को राजमहल की पहाड़ियों पर बसाया गया। संस्थान कौन होते थे, जो राजा महाराजों के एक तरह अधिकारी होते थे। और पहाड़ी लोग थे उन्होंने संस्थानों का विरोध किया कि इनको ना बसाया जाए। इसलिए विरोध किया क्योंकि पहाड़ी ने हलों के, और क्या करा लोगों ने, वहां के पहाड़ी लोगों ने हलों के प्रयोग को नकार दिया, हम हलों का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने निचली पहाड़ियों में घाटियों में नीचे की ओर जाने से रोका गया उनको, और इससे उनके रहन सहन के जीवन पर बुरा असर पड़ा। अब इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, पांचवी रिपोर्ट क्या थी, ये एक विस्तृत रिपोर्ट थी, पांचवी रिपोर्ट इसको ना कहते हैं, फर्मिंगर रिपोर्ट भी कहते हैं। इसमें 102 पृष्ठ थे। इसमें जमींदारों और रेतों और आवेदन पत्र जिलों कलेक्टरों के बारे में जानकारी थी और मद्रास के राजस्व न्यायिक प्रशासन अधिकारियों को लिखी गई टिप्पणी थी। और ये रिपोर्ट लिखने वालों का मुख्य उद्देश्य था कुप्रशासन की आलोचना, मतलब जो शासन जो गलत चल रहा है उसकी आलोचना करना। तो ये मैंने क्वेश्चन बताया। अब आते हैं 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। इससे पहले दक्कन दंगा आयोग क्या, मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार ने दक्कन जो भी विद्रोह हुआ था दक्कन में, उसकी बंबई सरकार पर दबाव डाला कि दंगों की जांच करें कि किस तरीके से वहां पर दंगे फैले, जिसको दक्कन दंगा आयोग के नाम से जाना गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। मैं आपको बता दूं 1857 के विद्रोह के कारण थे लॉर्ड डलहौजी की नीति। पहले आपको लिखना है, पहला पॉइंट जो लॉर्ड डलहौजी की नीति पॉलिसी जो थी। लॉर्ड डलहौजी एक ऐसा लीडर था जिसको अपने साम्राज्यवाद का विकास चाह रहा था, वो लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरा, किसानों के साथ दुर्व्यवहार, जो भी ब्रिटिश सरकार थी उनके साथ किसानों का दुर्व्यवहार कर रहे थे और उनका जीवन यापन जो काफी प्रभावित हुआ। किसानों को अच्छी तरीके से फसल में क्या एकदम मुआवजा नहीं मिल रहा था। तीसरा है चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करना, क्योंकि इससे क्या था, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्मों को दोनों को ठेस पहुंच रही थी। तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग ये 1857 के विद्रोह का कारण था। नेक्स्ट ईसाई धर्म का प्रचार, सबसे ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था, ईसाई धर्मों को अपनाया जा रहा था। तो ये इसका एक तरीके से आप लिख सकते हैं। और ब्रिटिश सरकार का कुप्रशासन, और ऊपर देख सकते हैं ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो भारतीय अधिकारियों के साथ गंदा व्यवहार करते थे, उनके मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, उनको अवकाश भी नहीं दिया था, रोटी भी नहीं दिया थी, खाना पीना, इस तरीके से आप उनमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो क्वेश्चन आगे कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि अंग्रेजों ने ब्रिटेन से जुड़ी सैन्य सहायता मंगवाई। क्या मंगवाई? ब्रिटेन से जुड़ी सैन्य सहायता मंगवाई। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया? मार्शल लॉ जारी कर दिया। जहां विद्रोह ज्यादा हुआ वहां अंग्रेजों ने घोर अत्याचार किया। विद्रोही सैनिकों ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फूट डालो शासन करो की नीति के अनुसार हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार डालने की कोशिश की गई। कलकत्ता पंजाब दोनों तरफ में हमला कर दिया गया। जमींदारों को आश्वासन दिया गया कि जागीरों मतलब लौटा दी जाए, और जो जमींदार विद्रोह में शामिल मिले उन्हें सजा दी गई, मतलब जो विद्रोह में शामिल थे उनको सजा दे दी गई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, विद्रोही क्या चाहते थे? 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के भयानक विद्रोह साबित हुआ और विद्रोही को कुशासन सैनिकों ने
हुई क्या, लेकिन जुड़ने से राष्ट्रीय विद्रोह बन गया, मतलब कि क्या वो काफी लोग जुड़ गए थे तो राष्ट्रीय विद्रोह बन चुका था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा असहयोग आंदोलन, आपको पता है कि असहयोग आंदोलन क्या था? मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि असहयोग आंदोलन जो था, इसमें था कि असहयोग आंदोलन पहला जलियांवाला कांड का मतलब जो हुआ उसका विरोध करना, रॉलेट के अगेंस्ट जाना, विदेशी चीजों को बहिष्कार करना, ये इसके कारण थे, किसके? असहयोग आंदोलन के। तो आप इसको बना के रख सकते हैं, जलियांवाला का जो बाकी हत्याकांड और एक तरीके रॉलेट एक्ट और विदेशी चीजों को बहिष्कार करना, ये असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी का चलाने का मतलब यही था कि इसका मतलब विदेशी चीजों को बहिष्कार करना। अब इसके परिणाम क्या निकले? परिणाम क्या निकले? सबसे मेन था कि वकीलों ने और छात्रों ने, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया, छात्रों ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया, सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। तो ये किसका है? असहयोग आंदोलन का। यदि क्वेश्चन आता है तो आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तो रोलेट क्या था? जलियांवाला बाग क्या था? 1919 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटी। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटी जिसमें जलियांवाला बाग में क्या हुआ, लोग इकट्ठा हो गए और इसलिए इकट्ठा हुए ताकि वो जनरल डायर के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर सके, विद्रोह कर सके। मगर जनरल डायर को पसंद नहीं आया और उन्हें क्या करा, चारों तरफ से गेट बंद करके एक तरीके से वहां पर अंधाधुंध गोली चलवा दी। काफी लोग उसमें मारे गए और कुछ लोग ऐसे थे कि जो उनकी गोलियों से नहीं मरना चाहते थे, वो कुएं में जाके कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये जलियांवाला हत्याकांड थी। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह, रोलेट क्या था? 1919 को रोलेट पास किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसमें क्या था कि शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया और गांधी जी ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट है नमक कानून क्या था? नमक कानून या नमक सत्याग्रह बोल सकते हैं इसको, सत्य की राह पे चलना। तो गांधी जी ने क्या करा, नमक सत्याग्रह एक तरीके से चलाया, जिसमें गांधी जी ने का मानना था कि भारत के जो नमक है उस पर टैक्स ना लिया जाए। तो उन्होंने, गांधी जी ने इसके विरोध में क्या करा, मोर्चा निकाला और दांडी से साबरमती तक पैदल यात्रा निकाली, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांधी जी ने वहां जाकर नमक कानून तोड़ा, उनको गिरफ्तार भी किया। मगर उनके अधिकारी और जो उनके सब साथी थे, उनके प्रोटेस्ट के कारण उनको छोड़ भी दिया गया। तो बच्चों, ये मैंने जो क्वेश्चन बताए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको कम से कम 10-11 क्वेश्चन बता दिए हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताए, ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में एक तरह रिपीट होते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपका जो गांधी जी के जो आंदोलन वाला चैप्टर जो है, इसमें गांधी जी आंदोलन चला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे रिलेटेड एक ना क्वेश्चन जरूर आता है। और मैंने जैसे बताया 1857 का विद्रोह हो गया, जमींदार वाला स्थायी बंदोबस्त, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। अब ये नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ आपको, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ताकि इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता सकूँ। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो काफी क्लास 12 के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। आपका चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता दें, असहयोग आंदोलन हो गया, नमक कानून हो गया, जलियांवाला हत्याकांड हो गई, ये सारे क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट होते हैं। और असहयोग आंदोलन के कारण और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, यदि आपको क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है असहयोग आंदोलन को, कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया आप इसमें एक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन वाला, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एक समाज सुधारक के रूप में वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी के आगमन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर किस प्रकार व्यापक बनाया गया। यह क्वेश्चन आता है 1917 से 1922 में महात्मा गांधी एक समाज सुधारक का वर्णन करें। तो आप इसमें लिखेंगे क्या कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित तरीके से एक राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाया। और इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन केवल व्यवसायिक और बुद्धिजीवियों के आंदोलन नहीं रह गया, इसमें हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगर जो शामिल हो गए। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सामान्य लोगों को जैसा जीवन अपनाया और गरीब मजदूरों, किसानों के वस्त्र पहने और रहन सहन भी उनके सीधा साधा था। और उन्होंने स्वयं चरखा चलाया और दूसरों को चरखा चलाने के प्रेरित किया। गांधी जी ने किसान के निर्धन लोगों को कष्टों को दूर करने का प्रयास किया। गांधी जी ने काफी आंदोलन चलाया और वो सारे आप आंदोलन इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन गांधी जी के बारे में आ सकता है। और उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका आ सकता है, नमक सत्याग्रह आ सकता है, क्योंकि ये, और एक क्वेश्चन आता है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह में के अवसर पर गांधी जी द्वारा व्यक्त विचारों का वर्णन कीजिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप या इसको लिख लीजिए और आप इसको एक तरीके से पढ़ के जाएं ताकि क्वेश्चन जो है आएगा तो आप लिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के विरुद्ध अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने के निर्णय लिया। और यह आंदोलन 1942 में शुरू हो गया। अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नाम दिया गया जिसको। तो ये मैंने आपको शॉर्ट बताया, इसको पढ़ के जाइए ताकि क्वेश्चन जो रह ना जाए कि विभाजन के कारण से भी तरीके क्वेश्चन जो है वो आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर जो आपका वो भी मैं बता देता हूँ कौन सा चैप्टर है, वो विद्रोह, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें है कि क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष जैसे किस सीमा तक उत्तरदायी था। अब भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कह सकते हैं इसको कैसे। ये क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में एक तरीका आ सकता है। एक क्वेश्चन और है,
20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के घटनाक्रमों की प्रेरणा ली। क्या प्रेरणा ली इसने, उसके बारे में आ सकता है क्वेश्चन लिखने के लिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहना जाए। नेक्स्ट, अंग्रेज द्वारा अवध के अधिग्रहण क्यों और किस बहाने से लेकर किया गया। मतलब कि सबसे पहले अवध से सबसे ज्यादा किसानों को भर्ती की जाती थी, जबरदस्ती की जाती थी। यह गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, ये क्वेश्चन इस तरीके भी चेंज होकर आ सकता है। तो एक दिन जो ये जो क्वेश्चन क्या है, यह एक गिलास जो है का फल जो है एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन करना है। तो मैं आपको बताया था 1856 में अवध की रियासत में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। 1801 में अवध का सहायक संधि थोप दी गई और नवाब की सेना खत्म की गई। रियासतों में अंग्रेजों की टुकड़ी तैनात कर दी गई। नवाब का महत्व घट गया। विद्रोही मुखिया तालुकदारों और उनका नियंत्रण हट गया। अवध की जमीन नील और कपास की खेती के लिए अच्छी की गई। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का पर कब्जा करने और करके इससे इलाकों में रियासतों में गहरा असंतोष पैदा हो गया। नवाब को यह कहकर हटाया गया कि वह अच्छा शासन नहीं चला रहा है। नवाब बहुत लोकप्रिय थे और अवध के विभिन्न प्रकार के पहाड़ियों और ने राजकुमारों और तालुकदारों को किसान सिपाहियों के लिए दूसरे से जोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक तरीके आता है, तो आपको छोड़ना नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस तरीके चेंज होकर आ सकता है। इसके अलावा जो चैप्टर है वो भी मैं आपको बताया था कि चैप्टर तो देखो हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी क्वेश्चन जो इसमें आ जाते हैं तो कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये चीजें आपको बताया। बम्बई दक्कन दंगा आयोग में बता दिया, 5वीं रिपोर्ट मैंने आपको बता दी। फिर विंगर की रिपोर्ट कहा जाता है इसको। परिसीमन कानून क्या था, इसको पढ़ के जाएं। परिसीमन कानून भी आ सकता है पेपर में, क्वेश्चन चेंज होकर आता है। परिसीमन कानून के बारे में भी याद रखना। बंगाल के इस्तेमारी बंदोबस्त जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। दामिन ए कोहो क्या था, दामिन ए कोहो राजमहल की पहाड़ियों में स्थित संस्थानों की भूमि थी और अंग्रेजों ने संस्थानों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर दिया था, ठीक है। और 1832 में बहुत बड़े भूभाग का दामिन ए कोहो के रूप में सीमांकन कर दिया गया और इसे संस्थानों की भूमि घोषित कर दी गई। ये आपको याद रखना है। रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, और एक क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पहाड़ियों पर नियंत्रण करने की नीतियों को कैसे किया गया नियंत्रण। तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी चैप्टर काफी है, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है कुछ भी आ सकता है मगर आपको पढ़ के पूरा जाना है। कृष्णदेव राय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक तरीके आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कृष्णदेव राय कौन थे, उनकी विशेषता का वर्णन करने के लिए आ सकता है, ठीक है। और विजयनगर की विशेषता का वर्णन करने के लिए आ सकता है। मैकेंजी कौन थे, उनके बारे में आ सकता है। विजयनगर के मंदिरों की विशेषता, सबसे मेन है मंदिरों की विशेषता जरूर करके जाए। या धार्मिक केंद्र क्वेश्चन आता है, धार्मिक केंद्रों की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैं, और पतन जैसे मैंने आपको बता दिया पतन क्यों हुआ। इसके अलावा जो क्वेश्चन है अमर नायक प्रणाली क्या थी, मीराबाई के बारे में। मीराबाई को भक्ति लहर की सबसे प्रसिद्ध कावित्री माना जाता है। उनकी जीवनी के द्वारा लिखे भजनों और आधार पर संकलित की गई है और ये भजन शताब्दियों और मौखिक रूप से पढ़े आगे बढ़ते रहे हैं। और मीराबाई मारवाड़ में मेड़ता जिले में एक राजकुमारी थी और उनका विवाह उनकी इच्छा विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से कर दी गई। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की परवाह न करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने के इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार और कृष्ण को अपनाने का एकमात्र पति मान लिया। ये आपको याद रखना है मीराबाई के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो है मीराबाई का, अलवार और नैना मैंने आपको बता ही दिया। इस्लाम के 5 स्तंभ कौन से थे, ये भी पढ़कर जाएं यदि एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में मैं इसलिए बता रहा कि कोई भी क्वेश्चन आता है, इससे मैंने जिससे भी बोर्ड पे लिखकर बताए सारे क्वेश्चन वो तो काफी रिपीट हुए क्वेश्चन है। बर्नियर और अलबरूनी के बारे में क्वेश्चन आता है तो वो भी आप पढ़ के जाएं। तो ये सारे क्वेश्चन सती प्रथा के बारे में पढ़ के जाए कि क्वेश्चन जो है हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अमरावती स्तूप के बारे में पढ़ के जाए। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और जो मैंने ओनली क्वेश्चन बताया उनके आंसर आप एक तरीके ढूंढ कर पढ़कर जाए ताकि ये सारे आपको आंसर जो है क्लियर हो सके और पेपर आपका अच्छा जा सके। तो स्टूडेंट जो मैंने जितने क्वेश्चन बताए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे हो, प्लीज को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।